चलिए, नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। स्वागत करती हूँ आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। चलिए फिर फटाफट सभी क्लास में जुड़ जाइए। आज जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो हमारा टॉपिक था वो जो कंप्लीट हुआ था, उसी के रिगार्डिंग हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सभी आप लोग आंसर करेंगे फटाफट, है ना। आज का एमसीक्यू थोड़ा स्पेशल ही रहेगा, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखने ही मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए क्लास में, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखेंगे हमारा टॉपिक रहेगा क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर जो है एमसीक्यू हमारा रहेगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में भी है, इसको मैं हिंदी में भी दिखा देती हूँ। ये रहा, जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है, ठीक है, जो पुरुष प्रजनन तंत्र है उसमें शुक्राणुओं का जो परिवहन होता है, उस शुक्राणुओं के परिवहन का सही क्रम क्या होता है ये बताना है। ठीक है, शुक्राणुओं के परिवहन का सही क्रम क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है, नहीं कि कुल मिला के सीक्वेंस बताना है। जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जैसे ही फॉर्मेशन होता है, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जैसे ही वो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन जाता है, टेस्टिस में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो कौन कौन से रास्ते से होकर के गुजरता है, उसका सीक्वेंस, उसका क्रम क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, सबसे पहले टेस्टिस दिया है, एपिडिडाइमिस दिया है, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इंग्वाइनल कैनाल, मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिस दिया है, एपिडिडाइमिस, वास एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, इंग्वाइनल कैनाल एंड फिर लास्ट में आपका मूत्र मार्ग। सेमिनिफेरस नलिकाएं, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रल मीटस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वासा एफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, इंग्वाइनल कैनाल है या फिर आपका मूत्र मार्ग है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेल का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सी सेल, स्पर्म सेल का, है ना। तो वो कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम याद होगा, मैंने आप लोग को जब क्लास अटेंड किए होंगे तो बताया था कि जो टेस्टिस होता है उसका जब हम लोग टीएस देखते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग जब देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, इसके अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इस ट्यूब्यूल के ही अंदर, है ना, ये जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फिर यहाँ से क्या होता है, रेटिटेस्टिस में ये मूव कर जाता है। स्पर्म फॉर्म होने के बाद रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया की तरफ मूव करता है। वास एफरेंशिया के बाद वो कहाँ जाता है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस होती है। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट, क्वाडा और कॉर्पस, है ना। तो वहाँ से होते हुए फिर वो वास डिफरेंशिया में जाता है और वास डिफरेंशिया से इजैक्युलरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस में जा करके उसको क्या किया जाता है, स्पर्म को रिमूव कर दिया जाता है। अगर ये वाला सीक्वेंस आपको याद होगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए रागिनी जी का आंसर मुझे मिल गया है। क्या आंसर कर रहे हैं रागिनी जी, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहीं पे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। पहली चीज़, कितने नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, तो लगभग 700 से 1000
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है स्पर्म आपका, रेटिटेस्टिस में जाता है, ठीक है। रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा, वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया में एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस के फर्दर यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कैप्यूट होता है, एक क्वाडा होता है, ठीक है, और एक कॉर्पस होता है ना। इस तरह से 3 टाइप के 3 इसके अलग अलग भाग होते हैं एपिडिडाइमिस से। तो इनमें होते हुए वो कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस, फिर इजैक्युलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, और लास्ट में यूरेथ्रल मीटस के थ्रू उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। टॉपिक वाइज फोल्डर नहीं बना है, चलिए ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ, चेक करती हूँ कैसा क्या हो गया है ना। सीक्वेंस में तो वीडियो अपलोड हो रहे हैं मेरे हिसाब से, एक बार मैं चेक करूँगी और फिर आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। मतलब जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके बाद मैं ये चीज़ जाके चेक करती हूँ, उसका PDF और उसके जो फोल्डर्स हैं, क्लास की कौन कौन सी क्लासेस अपलोड हुई है, रही हुई है, वो सब मैं वहाँ पे देख लूँगी, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास के रिगार्डिंग, तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये उसी का हिंदी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, द टेस्टिस इन ह्यूमन्स का जो टेस्टिस होता है सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर ये टेस्टिस की लोकेशन होती है। तो इसका पर्पस क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि वो बॉडी से एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो है सिचुएटेड रहता है, ना कि बॉडी के अंदर रहता है। तो उसका कारण क्या है ये बताना है। पहला कारण होता है मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अंडकोश का जो तापमान है शरीर के आंतरिक तापमान से कम बना के रखने के लिए होता है। सेकेंड बोलता है एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन, यानी कि उसके आसपास के कोई और ऑर्गन के कारण उसके अंदर दबाव ना पैदा हो, उसके लिए इसको अलग से बाहर ऐसा सिचुएटेड किया गया है। या फिर प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस, यानी एपिडिडाइमिस की और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो सके उसके लिए इसको शरीर से बाहर रखा जाता है। या फिर प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, यानी कि जो मेल सेक्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको और ज़्यादा अच्छे से उसको सेकेंडरी फीचर एग्जिबिट करने के लिए उसको बॉडी से बाहर रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे। चलिए रागिनी जी, अगेन आपका आंसर मुझे मिल गया है, ठीक है। चलिए हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या होता है स्क्रोटम, हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जो टेस्टिस की लोकेशन होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में होती है ना। तो स्क्रोटम में एक्चुअल में क्या, किस लिए वो बॉडी से बाहर होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है ना। तो उस 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लगभग लो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को सरवाइव करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए जो उसकी लोकेशन होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम, यानी कि जो पाउच होता है उसमें होती है। और एक चीज़ और, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, याद रखना, उस स्क्रोटम के पास एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जिसको हम लोग डॉर्टस मसल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डॉर्टस मसल बोलते हैं। और यही डॉर्टस मसल रिस्पॉन्सिबल होती है उसमें टेम्परेचर के रेगुलेशन करने के लिए, कि कब के टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना है। जैसे गर्मियों के टाइम पे उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है और ठंड के टाइम पे उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है ना। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दी डॉर्टस मसल। डॉर्टस मसल वहाँ पे उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, यानी सर्टोली सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, क्या वो ओवरीज एंड सिक्रीटेड प्रोजेस्टेरॉन, ओवरीज में पाई जाती है और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम करती है, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है और एड्रिनलिल को सिक्रीट करने का काम करती है, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को, या फिर
पैनक्रिया में पाई जाती है और कोलियोसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन है जिसको वो रिलीज करती है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सर्टोली सेल के बारे में पूछा है कि सर्टोली सेल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है और किस चीज़ का वो सिक्रीशन करती है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, याद रखना सर्टोली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी जो सर्टोली सेल होती है बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करती है किसमें? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, चलिए रागिनी जी का अगेन आंसर मुझे मिला है। ठीक है देखो एक दो जन ही हैं जो मुझे सब आंसर करते हैं ना, बाकी लोग का तो मुझे आंसर मिलता ही नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई पढ़ने वाला कैंडिडेट है ही नहीं, आप लोग की तैयारी ही नहीं चल रही है। ऐसे चलते रहेगा तो तैयारी आप लोग की कैसे होगी ये बताइए मुझे। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो तैयारी तो अच्छी तरह करनी पड़ेगी ना। कैसे? आप लोग तो कोई आंसर ही नहीं करते हो, तो फिर समझ में नहीं आता इसलिए आंसर नहीं करते हो, या फिर मन नहीं करता चलो ना मैम छोड़ो बाद में देख लेंगे, वीडियो तो अपलोड होना ही है। ऐसा नहीं चलता ना। आप लोग की प्रिपरेशन तभी समझ में आएगी जब आप लोग आंसर करोगे, और आंसर जितना अच्छे से एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे आप लोग के लिए ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर्टोली सेल का, कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल, यानी कि जो सर्टोली सेल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? जो मेल टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, सर्टोली सेल। और ये क्या होती है? एक तरह से आपकी जो सर्टोली सेल है इसको हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा होता है और क्या करता है, जो भी जर्म सेल है यानी कि जो स्पर्मेटिड्स वगैरह हैं इनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ, यानी कि जो मेल टेस्टिस के अंदर से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो किसके कौन सी सेल के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? क्या वो सर्टोली सेल से प्रोड्यूस हो रहा है हार्मोन, या फिर एपिथेलियल सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर स्पर्मेटोसाइट से हो रहा है, या फिर लीडिक सेल से हो रहा है? कौन सी कोशिका है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? देखो सर्टोली सेल तो अभी हमने पढ़ लिया कि ये क्या करती है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, तो ये तो नहीं होगा। अब बचा ये तीन ऑप्शन आपके पास, तो इन तीन में से क्या होगा बताओ? क्या एपिथेलियल जो है एपिथेलियल सेल है जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करती है, या फिर स्पर्मेटोसाइट्स है जो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, या फिर लीडिक सेल? तीनों में से कौन सी कोशिका है जो हार्मोन का सिक्रीशन करती है? चलिए बिल्कुल सही रागिनी जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लीडिक सेल। लीडिक सेल को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसी को हम लोग जानते हैं इंटरस्टिशियल सेल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोजन बोलते हैं। और एंड्रोजन में भी कौन से टाइप का? एंड्रोजन में बहुत सारे वैरायटी ऑफ हार्मोन होते हैं ना, तो एंड्रोजन में भी कौन सा हार्मोन होता है? तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो अपीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो वो कहाँ से रिलीज होता है? लीडिक सेल से, इंटरस्टिशियल सेल से। अगेन ये लीडिक सेल पाई कहाँ पे जाती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये भी होती है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ही अराउंड। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, यानी कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि ये सेल कौन सी इंटरस्टिशियल सेल, तो ये जहाँ जिस लोकेशन में पाई जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में बेसिकली जो है ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ द लीडिक सेल। देखो
मैंने तो लोकेशन पहले ही बता दी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको उसी के रिगार्डिंग पूछ लिया कि लीडिक सेल जो है, लोकेशन एंड सिक्रीशन आपको बताना है लीडिक सेल का, यानी लीडिक सेल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, ठीक है, और किस चीज़ का सिक्रीशन करती है। तो सिक्रीशन किसका करती है वो भी मैंने बता दिया, और लोकेशन कहाँ होती है ये भी बता दिया। लीवर में होती है और कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट करती है, ओवरी में होती है और एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, या फिर टेस्टिस में होती है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है, या फिर पेनक्रिया में होती है और ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसको तो मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा? आपको लोकेशन बताना है लीडिक सेल की, और साथ में ये बताना है कि वो जो लीडिक सेल है वो किस चीज़ का सिक्रीशन करती है। चलिए रागिनी जी का आंसर आ गया है। पुष्पा जी, चलिए तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टेस्टिस में लोकेटेड होती है और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बर्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड। बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे होती है? पहली चीज़, बर्थोलिन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? तो बर्थोलिन नाम से समझ में आ रहा है क्या? बर्थ है ना, बार्थ। बार्थ मैंने किससे याद रखने बोला था? बर्थ से आप बार्थ को याद रख सकते हो, है ना, बर्थोलिन। तो बर्थ देने का काम कौन करता है? फीमेल करती है। कौन करता है? फीमेल करती है। तो फीमेल के अंदर होगी ये ग्लैंड, ठीक है। तो जो फीमेल के अंदर जो एक्सेसरी ग्लैंड के फॉर्म में होती है बर्थोलिन ग्लैंड, और कैसी होती है ये? पेयर में होती है, ठीक है। कैसी होती है? पेयर में होती है, यानी कि एक पेयर इसका पाया जाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ? ऑन द साइड ऑफ द हेड ऑफ सम एम्फीबियंस, यानी किसी उभयचर के सिर के दोनों तरफ होती है क्या? या फिर एट द रिड्यूस्ड टेल एंड ऑफ द बर्ड, यानी कि पक्षियों के जो अवशिष्ट पूंछ के सिरे होते हैं उन पर होती है। या फिर ऑन ईदर साइड ऑफ वजाइना इन द ह्यूमन, यानी कि मनुष्य की जो फीमेल वजाइना होता है उसके दोनों तरफ पाई जाती है। या फिर ऑन द ईदर साइड ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन द ह्यूमन, यानी कि मेल में जो वास्ट डिफरेंस होता है उसके दोनों साइड में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे? चलिए पुष्पा जी का आंसर मिल गया है, वेल डन। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखो पहले ही बता दिया कि क्या है, ये फीमेल में पाई जाती है ना। तो एम्फीबिया वगैरह से तो कोई लेना देना नहीं है, बर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब वास्ट डिफरेंस किस में होता है? वास्ट डिफरेंस तो मेल में होता है। ह्यूमंस के अंदर किस में होता है? मेल में होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो वजाइना किन के पास होता है? फीमेल में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ पे होगा? ऑन द ईदर साइड ऑफ द वजाइना इन ह्यूमंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। दोनों टर्म्स को समझना, स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये बताना है, ठीक है। पहला डिफरेंस बोल रहा है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, यानी स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ बनता है, ऐसा बोल रहा है। या फिर स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जो कि सर्टोली सेल जिसको रिलीज करती है किसमें? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। वाइल स्पर्मिएशन इज स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, लेकिन स्पर्मिएशन में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ?
क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। एकदम ध्यान से समझो और बताओ। पहली चीज़ ये समझो कि स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में मतलब हम क्या करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखे थे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होती है जिसमें गैमेट बनाते हैं। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ooजेनेसिस। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हम करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं। अब स्पर्मेटिड क्या होता है, जो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस पढ़ते हैं, है ना। जब मियोसिस माइटोसिस होती है उसमें, तो माइटोसिस करने के बाद वहाँ पे 4 हैप्लॉइड फॉर्म में आपको क्या मिलते हैं, स्पर्मेटिड मिलते हैं। यही स्पर्मेटिड आगे मैचुरेशन फेज में क्या कर लेते हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और वही स्पर्मेटोजोआ आगे चल के क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, ठीक है। अभी वो स्पर्म बना नहीं है, कब बनेगा, जब वो जा करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाएगा, वहाँ पे ग्रोथ करेगा, सर्टोली सेल उसको क्या करेगी, वहाँ पे रिलीज करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। क्योंकि सर्टोली सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन, अब भी थोड़ी देर पहले समझे, है ना। तो ये स्पर्मेटिड पहले क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ बनाया, और ये स्पर्मेटोजोआ आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगा, स्पर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन स्पर्म में बदलने में उसको हेल्प कौन करेगा, जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, वहाँ पे सर्टोली सेल करेगी। बात समझ में आ रही है। तो अब आप लोग इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का बनना होता है क्या, नहीं होता। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना होता है स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये तो नहीं होगा। तो आगे का इसमें क्या बोल रहे हैं, सेमिनी स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, तो ये तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। चलो ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो ये तो सही है कि ठीक है स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजोआ कैसे बनते हैं ये तो नहीं पता। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, तो भाई स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स नहीं बनते। स्पर्मिएशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है किसको, स्पर्म, जो स्पर्मेटोजोआ बने होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल, है ना। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या बोल रहा है, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज, यानी कि सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं इन द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ और फॉर्म। बिल्कुल गलत। स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ बनता ही नहीं है। स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो कहाँ पे बन रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस वाले प्रोसेस में बन रहा है। वो भी कैसे बन रहा है, जब स्पर्मेटिड वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी स्पर्मेटिड को आगे चल के क्या बनाना है, वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बना। तो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं देखो, इन स्पर्मियोजेनेसिस spermatozoa are formed while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell। स्पर्मेटोजोआ कहाँ से रिलीज होते हैं, सर्टोली सेल से इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ठीक है, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और जैसे ही स्पर्मेटोजोआ बन के तैयार हो गया, अब उसी स्पर्मेटोजोआ को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं, आपकी सर्टोली सेल है ना, सर्टोली सेल क्या करेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी और साथ में उसको न्यूट्रिशन देगी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 का डी। चलिए पुष्पा जी ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है, और किसी का कोई आंसर नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कि क्या है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, दोनों में कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो जो स्पर्मेटोजोआ ये बनता है ना, आपका जो ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड से जो बना है, तो इसका जो हेड वाला पोर्शन है ना, ये हेड वाला पोर्शन एक्चुअल में सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है, यानी अटैच हो जाता है, घुस जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये सर्टोली सेल में जाकर के घुसता है ना, तो सर्टोली सेल इस बने हुए स्पर्मेटोजोआ को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो कैविटी यानी कि खाली जगह होती है वहाँ पे लाके छोड़ देती है, और फिर उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मिएशन। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, आपका जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ बनाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे चूज करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ द मेमेलियन स्पर्म। स्पर्म की जो वायबिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि जीवित रहने की उनकी जो क्षमता है, उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर। जो क्या बोल रहा है कि स्पर्म जो होता है वो केवल 24 आवर के लिए ही जीवित रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड बोल रहा है सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इन मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। यानी कि जो स्पर्म है वो जीवित रहने के लिए उसको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है, और कितना पीएच होना चाहिए कि वो क्षारीय माध्यम वहाँ पे होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे क्या रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, है ना। क्षारीय माध्यम में रहेगा तभी वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोर्टेलिटी, यानी कि जो स्पर्म की जीवित रहने की क्षमता है उसकी हम गतिशीलता से देख करके निर्धारित कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, यानी कि स्पर्म को किसी थिक सस्पेंशन यानी कि निलंबन में अधिक सघन होना ज़रूरी होता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा। इसमें आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो पूछा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है ये बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसकी वायबिलिटी 24 आवर की रहती है, तो ऐसा तो नहीं है। स्पर्म की वायबिलिटी कितनी होती है, 42 से 72 आवर तक की होती है। याद रखना इस चीज़ को कि इसकी वायबिलिटी होती है 42 से 72 आवर तक। ठीक है, मतलब लगभग 3 दिन तक जो है स्पर्म किसी भी मतलब जैसे ही वो बन के रेडी हुआ है ना, तो बन के रेडी होने के बाद जैसे ही वो इजैकुलेट होता है, ठीक है, इंसेमिनेशन उसका हो जाता है, तो फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर वो अराउंड 3 डेज तक वो ऐसे ही घूम सकता है, यानी कि वहाँ पे जीवित रह सकता है। ठीक है, तो उसकी वायबिलिटी जो होती है 42 से 72 आवर होती है। तो ये स्टेटमेंट ही आपका क्या है, गलत है। तो आपको जो पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी देखो क्या बोल रहा है कि जो स्पर्म की सर्वाइवल है पीएच पर डिपेंडेंट होती है, और कैसा होना चाहिए पीएच, एल्कलाइन होना चाहिए, तभी स्पर्म एक्टिव रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है, एल्कलाइन पीएच कितना पीएच होता है, लगभग 7.2 से 7.3 के अराउंड इसका पीएच होता है, जहाँ पे वो सर्वाइव करता है। ठीक है, जो प्रॉपर जो सीमेन का पीएच होता है ना, सीमेन जो है उसका पूरा अगर आप वो देखोगे कंपोजिशन,
तो उसके कंपोजिशन में आपको सभी चीज़ें कैसे मिलेगी, एल्कलाइन नेचर की मिलेगी, ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म डिटरमाइन बाय इट्स मोटेलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। हमने इसको भी पढ़ा था कि लगभग 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो कैसे हों, काफ़ी ज़्यादा वाइग्रस मोटेलिटी रखते हों। वाइग्रस मोटेलिटी यानी कि उनकी मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, तभी वो वायबल होंगे यानी कि जीवित रह पाएंगे, अदरवाइज उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है स्पर्म्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन, जो सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन होता है वो कैसा रहता है, काफ़ी ज़्यादा थिक सस्पेंशन होता है। क्यों थिक सस्पेंशन होता है, उसमें दुनिया भर के जो रहते हैं एल्कलाइन सब्सटेंस भरे होते हैं, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से, सर्टोली सेल से रिलीज हो के वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। वो गाढ़ा सा चिपचिपा सा जो लिक्विड बन जाता है उसी को तो हम लोग सीमेन बोलते हैं ना, और इसी में आपका कौन रहता है, इसी सीमेन के अंदर स्पर्म रहता है, तभी वो सरवाइव कर पाता है बिकॉज ऑफ देयर थिक सस्पेंशन, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, केवल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पूछा क्या है, इनकरेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात आ गई। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, यानी कि जैसे ही फॉलिकुलर अवस्था आती है तो इनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ऐसा बोल रहा है। या फिर LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन फ्रॉम द लिडिक सेल, यानी कि LH जो है वो लिडिक सेल से एंड्रोजन को रिलीज होने के लिए, सिक्रीट होने के लिए ट्रिगर करता है, ठीक है। अगला जो बोल रहा है FSH जो है स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर बोल रहा है LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन दी ओवरी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल याद होगी तो वहाँ पे आप लोग को अलग अलग स्टेजेस पता होगी, उसमें कौन कौन सी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और उन्हीं स्टेजेस में आपका जो है ये क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। वहाँ पे आपको पता है कि फॉलिकुलर स्टेज क्या होती है, ओव्यूलेशन फेज़ क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनने की जो फेज़ है वो क्या होती है, ठीक है, और एक जो होती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज जहाँ पे प्रॉपर ब्लीडिंग होती है ना। तो वो चारों जो अलग अलग स्टेजेस हैं उस स्टेजेस को याद करो और बताओ कि LH और FSH वहाँ पे कैसा रोल प्ले करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग इसको आराम से आंसर कर लोगे। और बताओ कि इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, हाँ। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए पुष्पा जी, रागिनी जी आंसर करिए। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या दिया है यहाँ पे, LH FSH डिक्रीज ग्रेजुअली, डिक्रीज यानी कि कम हो रहा है लगातार, ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। तो अगर आपको याद होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वाला फिगर, ठीक है, जहाँ पे इतने एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं 1 to 5 डेज जो रहते हैं, ये जो रहते हैं आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ठीक है। फिर 6th डे से लेके जो 13th डे रहता है, ठीक है, 13 या 14 डे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखो फॉलिकुलर फेज में जो LH और FSH का सिक्रीशन होता है ना काफ़ी ज़्यादा पीक में होता है, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो FSH है, ठीक है, ये FSH क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने के लिए, ठीक है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और जो LH होता है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है,
ठीक है, किसको रिलीज करने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो FSH जो है ना, ये फॉलिकुलर फेज में सबसे ज़्यादा है ना, FSH में आप देखोगे फॉलिकुलर फेज जो आती है इसमें FSH का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा होएगा। और जैसे यहाँ पे 13th आफ्टर 13th डे, ठीक है, आफ्टर 13th या 14th डे यहाँ पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड आ जाता है। और ओव्यूलेशन पीरियड के बाद यानी कि अराउंड 15 डे से लेके आपके 27 डेज के बीच वाला जो पीरियड होता है इसको हम लोग कॉर्पस फेज बोलते हैं, ठीक है। कौन सी फेज बोलते हैं, कॉर्पस फेज। और इसी कॉर्पस फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम रेडी होती है इम्प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है, यानी कि यूट्रस को इम्प्लांट करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही 15 to 27 डे के अराउंड आता है तो यहाँ पे LH का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है और कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या बनाने लगती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करने लगती है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। ऐसा नहीं होता, डिक्रीज नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। फॉलिकुलर फेज क्या है, 6 से लेके 14th डे तक की जो फेज है उसको हम लोग फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। इसी फॉलिकुलर फेज में जो LH और FSH का जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ता है, कम नहीं होता है। जब बढ़ेगा तभी तो वहाँ पे फॉलिकल बनेंगे और फॉलिकल बन के रेडी होके वो क्या करते हैं, वहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पे देखो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि, और बाकी सब यहाँ पे करेक्ट है। क्या बोल रहा है, LH जो करता है एंड्रोजन को सिक्रीट करने के लिए ट्रिगर करता है लीडिक सेल को, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड्रोजन यानी कि फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो उसको रिलीज करने के लिए वो ट्रिगर कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है ना। और मेल में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को, सॉरी लीडिक सेल बोला है मतलब टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर FSH है, तो ये क्या करता है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करने के लिए, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए ट्रिगर करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और LH जो है ओवल्यूशन के लिए ओवरी को ट्रिगर करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको पहचानना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, यानी कि जो इनहिबिन है वो ग्रेन्युलोसा सेल के द्वारा बनाई जाती है और LH के स्त्रावण को रोकने का काम करती है। या फिर इनहिबिन प्रोड्यूस्ड बाय द नर्स सेल। नर्स सेल किसको बोलते हैं, सर्टोली सेल को याद रखना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। ओ सर्टोली सेल, इसी को हम लोग नर्स सेल बोलते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन देने का काम करती है, नरिश करने का काम करती है, ठीक है। इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। या फिर इनहिबिन जो है क्या करता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। या फिर बोल रहा है कि इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेन्युलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इनहिबिन का काम क्या है, क्या वो ग्रेन्युलोसा सेल से प्रोड्यूस होती है और ओवरी में LH के सिक्रीशन को कम करने का काम करती है, या फिर इनहिबिन जो है सर्टोली सेल से प्रोड्यूस होती है टेस्टिस के अंदर और LH के सिक्रीशन को कम करने का काम करती है, या फिर इनहिबिन जो है वो LH के सिक्रीशन को कम करने का काम करती है, LH, FSH, प्रोलैक्टिन सबके सिक्रीशन को रोकने का काम करती है, या फिर ये जो है ग्रेन्युलोसा सेल से प्रोड्यूस होती है और ओवरी में FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करती है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या हो जाएगा। कैसे आप लोग आंसर पढ़ के नहीं आए हो क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन को? हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, मैं बता देती हूँ एग्जाम में, और बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। बाकी आपके किसी टॉपिक से भले वो सिंप्लीफाई क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है ना, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं कि हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए इस टॉपिक को आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें कि नींद में भी कोई इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी सेल की लोकेशन है, कौन सी ग्लैंड, कौन सी डक्ट कहाँ पे पाई जाती है, उसका काम क्या है, किस चीज़ का वो सिक्रीशन कर रही है, कब उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, कब उसका सिक्रीशन कम हो रहा है, उसका पाथवे क्या है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है ना। तो कोशिश करिए कि इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ोगे और क्लियर करोगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, देखो इसका करेक्ट आंसर कि पूछा है इनहिबिन जो है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो ग्रेन्युलोसा सेल से बनता है इनहिबिन, ये तो ठीक है, लेकिन ये एलएच के सिक्रीशन को इनहिबिट नहीं करता है, ना ही ये तो नर्स सेल से तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, और एलएच एफएसएच प्रोलैक्टिन सभी को इनहिबिट नहीं करता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है इनहिबिन, ग्रेन्युलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर, और एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एट मेनोपॉज in the female there is especially abrupt increase in the gonadotropic hormone, यानी कि मेनोपॉज के टाइम पे जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला बोल रहा है द बिगनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्के, यानी कि जब शुरुआत होती है पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उस पहली बार की शुरुआत को हम लोग मिनार्क बोलते हैं। अगला बोल रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस, यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 40 ml ब्लड लॉस हो जाता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड आसानी से उसका थक्का जम जाता है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखो मेनोपॉज के बारे में बोला है कि फीमेल में जब मेनोपॉज होता है तो वहाँ पे अचानक से मेनोपॉज होने की वजह से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है उनका जो अमाउंट है वो एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर जैसे ही साइकिल बिगन्स होती है, शुरुआत होती है, तो उसको मेनार्क बोला जाता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में 40 ml ब्लड यहाँ पे लॉस होने लगता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है आसानी से क्लॉट हो जाता है, यानी कि उसका थक्का जम जाता है। पुष्पा जी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर रहे हो, अभी हम 11 में पहुंच गए। शायद आप लोग का कमेंट ही मुझे लेट मिल रहा है। चलिए कोई ना, मैं वेट कर लेती हूँ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, है ना। देखो क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा है। तो मेनोपॉज के टाइम अचानक जब मेनोपॉज होता है तो उसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है बोल रहा है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि LHFSH की तो बात हो रही है ना। गोनाडोट्रोपिक यानी कि क्या होता है, GnRH। अब GnRH अगर अचानक से बढ़ रहा है तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, FSH और LH भी तो बढ़ रहे हैं, यही तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है।
ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इनका इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अचानक से इंक्रीज होने लगते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसको मेनार्क बोलते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। हमारा जो नॉर्मल अगर किसी की साइकिल चल रही होती है तो उस नॉर्मल साइकिल में 40 ml ब्लड लॉस हमेशा होता है, याद रखना, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है क्या कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड वहाँ से रिमूव बाहर हो रहा है और अचानक से आप देख रहे हो कि उसमें क्लॉटिंग हो गई तुरंत के तुरंत, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो तुरंत वहाँ पे कोई किसी भी तरह की क्लॉटिंग नहीं होती है ना, इसीलिए उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पेयर दिया है यहाँ पे, उस पेयर में से कौन सा पेयर यहाँ पे एक जैसा एक समान है ये बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्राफियन फॉलिकल, सीबम एंड स्वेट, बंडल ऑफ हेज एंड पेसमेकर, विटामिन B7 एंड नायासिन। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताओ, कौन सा पेयर यहाँ पे सिमिलर है ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करेंगे जल्दी से। कौन सा पेयर एक जैसा है? कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल एक ही चीज़ होती है, सीबम और स्वेट एक जैसा होता है, या फिर बंडल ऑफ हीज एंड पेसमेकर एक ही चीज़ होती है, या विटामिन B7 और नायासिन एक ही चीज़ है? क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखो तो क्या दिया है यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। बिल्कुल देखो, जब कॉर्पस फेज चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन डे 14 से लेकर के डे 28 के बीच वाला जो साइकिल होता है, इस वाले फेज को 14th डे से 28th डे के बीच वाला जो पीरियड होता है, इसी को हम लोग कॉर्पस फेज बोलते हैं, ठीक है। इस कॉर्पस फेज में जो सेल बनती है उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम में ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर कोई यहाँ पे स्पर्म उसको मिल जाता है, ठीक है, कोई स्पर्म उसको मिल जाता है, यानी वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है इन केस, तो कॉर्पस ल्यूटियम वहाँ पे रप्चर नहीं होती, वहाँ पे वो स्टेबल हो जाती है। इन केस वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो आगे चल के वो रप्चर हो जाती है, फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लड शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन इन केस वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब उस कंडीशन में ये जो है क्या करती है, स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल हो करके डिफरेंट तरह के हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे ये अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करती है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, तो स्टेबिलिटी होने के बाद धीरे से वो डेवलप होती है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। तो ग्राफियन फॉलिकल में जब वो डेवलप होती है तो वहाँ पे आप लोग देखियो इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। यहाँ पे खाली जगह होती है जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte वगैरह डेवलप होते हैं। यहाँ पे इसकी जोना पेल्यूसिडा होती है, तो कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्राफियन फॉलिकल जो है ये सेम चीज़ होती है, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से डेवलप हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। बाकी सीबम अलग चीज़ होता है, स्वेट अलग चीज़ होता है, बंडल ऑफ हीज जिसको हीज बंडल बोलते हैं ये अलग चीज़ है, पेसमेकर भी डिफरेंट चीज़ है जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, आर्टिफिशियल ऐसे नोड बोल सकते हैं जिसको, विटामिन B7 दूसरी चीज़ है और नायासिन दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पे ये तीनों ही रॉन्ग आंसर है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, What happen during fertilization in humans
आफ्टर मैनी स्पर्म रिच क्लोज टू दी ओवम, जब बहुत सारे स्पर्म जो हैं ओवम के पास पहुंच जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, तो उससे क्या होता है? क्या सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू अ जोना पेलुसिडा, या फिर ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम lose their tails, cells of the corona radiata trap all the sperm except one, only two sperm nearest the ovum पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा। यानी क्या बोल रहा है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन जैसे ही स्पर्म ओवम तक पहुंच जाता है, अब बहुत सारे स्पर्म जा रहे हैं, सारे के सारे तो फर्टाइल नहीं करने वाले हैं ना, कोई एक ही वहाँ पे ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी सिचुएशन वहाँ पे बनती है ये पूछ रहा है। क्या वहाँ पे एक्रोसोम जो है उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है जो कि स्पर्म को जोना पेलुसिडा के माध्यम से उस ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंचने में सहायता करता है, या फिर बोल रहा है कि ओवम का जो सबसे पास वाला स्पर्म है उसको छोड़ करके बाकी जो दूर हो चुके हैं, जो पीछे रह चुके हैं, वो अपनी जो टेल है उसको पूरी तरह से खो देते हैं, या फिर बोल रहा है कोरोना रेडिएटा जो है उसकी जो सेल्स होती हैं, है ना, वो किसी एक स्पर्म को छोड़कर सभी के बाकी के जो बचे हुए स्पर्म हैं उनको क्या कर देती है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, यानी कि फंसा लेती है, ठीक है। और लास्ट बोल रहा है कि जो ओवम है उसके सबसे पास वाले केवल 2 स्पर्म हैं, वही जोना पेलुसिडा को क्या पेनिट्रेट कर पाते हैं, यानी कि उसके आर पार निकल पाते हैं, बाकी के जो हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल बैठती है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये आपको बताना है। बताएंगे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए, पुष्पा जी, रागिनी जी का आंसर मुझे मिल गया है, वेल डन, बहुत ही सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्रोसोम का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, जिसकी वजह से एक्रोसोम क्या करते हैं, स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए जोना पेलुसिडा तक उसको पहुंचने में मदद करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, यानी कि मनुष्य में जो सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं उसी को, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है, यानी कि वो कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन से भरा होता है ये बताना है। क्या उसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है बट वहाँ पे किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम आर प्रेजेंट बट नो कैल्शियम, या फिर फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, यानी कि फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम होते हैं लेकिन कैल्शियम बहुत ही कम अमाउंट में होता है, नहीं के बराबर, या फिर फ्रक्टोज एंड कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम भी वहाँ पे पाए जाते हैं। क्या होता है आपको बताना है, सीमेन के कंपोजिशन में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, क्या वहाँ पे फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर एंजाइम या कैल्शियम, इनमें से कौन सी चीज़ें होती हैं, या सभी होती हैं या कौन सी नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको पूछा है सीमेन में कौन कौन सी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ये बताना है। क्या उसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है लेकिन एंजाइम नहीं होता, ग्लूकोज होता है, कुछ एंजाइम होते हैं लेकिन कैल्शियम नहीं होता, फ्रक्टोज होता है, कुछ एंजाइम होते हैं और कैल्शियम
बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है। फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए रागिनी जी का आंसर आ गया है 14 का, डी बोल रहे हो ना? चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी इसका मेन कंपोजिशन। तो इसमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना, और ये स्पेशल क्वालिटी होती है ना फ्रक्टोज इसकी। जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें जो फ्रक्टोज की प्रेजेंस है ये इसका एक स्पेशल क्वालिटी हो जाता है, क्योंकि इसी से क्या किया जाता है, कई क्रिमिनल केसेस में उस क्राइम के होने की जो संभावना होती है ना, उस चीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए भी फ्रक्टोज का ही टेस्ट किया जाता है, याद रखना। जैसे कई क्राइम जो कई घटनाएं घटित हो जाती है, काइंड ऑफ रेप एंड ऑल, ऐसी वाली कोई कंडीशन होती है, तो उस केस में ज़्यादातर जो है उस जहाँ पे क्राइम हुआ है उस जोन में या फिर जिस पर्सन के साथ वो क्राइम हुआ है उस पर्सन के अंदर फ्रक्टोज का ही टेस्ट या एनालिसिस किया जाता है, याद रखना है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, यानी कि स्तनधारियों में कॉर्पस ल्यूटियम का सबसे मुख्य कार्य किसका उत्पादन करना होता है, किस चीज़ का वो प्रोडक्शन करते हैं, ये बताना है। क्या कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन बनता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है, या फिर कॉरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बनते हैं, या फिर रिलैक्सिन हार्मोन बनता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम, इसको मैंने 100 दफ़ा अभी पिछले जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसका एक्सप्लेनेशन को अगर अच्छी तरह से आप लोग सुने होंगे तो इसका आंसर 2 मिनट नहीं लगेगा, बता दोगे कि कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है। वेल डन, रागिनी जी का आंसर आ गया। और बताओ बाकी लोग कैसे आंसर नहीं कर रहे हैं? चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 15 का, कॉर्पस ल्यूटियम, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करती है। क्या कैसे इसकी कहानी हमने पिछले क्वेश्चन में कई दफ़ा एक्सप्लेन कर लिया है, आप लोग अच्छे से देखोगे तो और आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाली घटनाओं का जो सही मिलान है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, ये बताना है। ये जो पेयर्स दिए हैं, ठीक है, इन पेयर्स को बताना है, इन पेयर्स के बीच कौन सा पेयर आपको करेक्ट दिख रहा है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट पेयर बोल रहा है प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन फेज भी बोलते हैं, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड menstruation of the Graafian follicle, secretory phase, development of corpus luteum and increased secretion of the progesterone। menstruation में क्या होगा? breakdown of myometrium and ovum not fertilized, और ovulation का मतलब होता है LH FSH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone। क्या हो जाएगा करेक्ट पेयर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? बताइए। अगेन आप उसको याद करो, जो मेंस्ट्रुअल फेजेस की जो अलग अलग स्टेजेस हैं, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, उसके बाद ओवल्यूशन फेज़ में क्या होता है, फिर ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से हार्मोन अप्स एंड डाउन होते हैं, किसका सिक्रीशन कब होता है, उस चीज़ को याद करो और उससे फिर इसको आंसर करो। क्या हो जाएगा? देखो प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या बोल रहे हैं? रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल।
ऐसा तो नहीं होता। ग्राफियन फॉलिकल का मैचुरेशन कब होता है? जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में तो फर्टिलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन नहीं बोलेंगे। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, और सिक्रीशन जो है प्रोजेस्टेरोन का वो इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना। क्या होता है सिक्रेटरी फेज में? यही तो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम लगातार वहाँ पे अपने आप का डेवलपमेंट करती है, और जितना ज़्यादा कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाती है वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है। ओवल्यूशन में LHS FSH पीक लेवल पे आ जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। यानी कि गैमेटोजेनेसिस युग्मक का निर्माण होता है, उस दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो होती है सामान्यतः डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती है? क्या स्पर्मेटोगोनिया होता है, या फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है, प्राइमरी पोलर बॉडी होती है, या फिर स्पर्मेटिड्स होता है? कौन है जो नॉर्मली आपके डिप्लॉयड फॉर्म में यानी कि द्विगुणन अवस्था में पाए जाते हैं? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए रागिनी जी का आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो पूछा क्या है, युग्मक निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सामान्यतः डिप्लॉयड होती हैं? तो स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल ये तो डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी नहीं, ये तो हैप्लॉयड होती है। पोलर बॉडी आपकी प्राइमरी पोलर बॉडी, ये भी नहीं होगा। स्पर्मेटिड्स ये भी नहीं होंगे, ये सब हैप्लॉयड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर्स, यानी कि जो स्तनधारी ओवम है यानी मेमेलियन ओवम है, उनका दूसरा परिपक्वन विभाजन यानी सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन जो है वो कब होता है ये बताना है। शॉर्टली आफ्टर ओवल्यूशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओवल्यूशन के तुरंत बाद जब ओवम के फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करने से पहले उसका जो है परिपक्वन यानी कि डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, या फिर until after the ovum has been penetrated by sperm, जब तक ओवम का स्पर्म से पेनिट्रेशन नहीं होता तब तक के लिए, या फिर until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, यानी कि जब तक कि कोई स्पर्म जो है वो ओवम के न्यूक्लियस तक नहीं मिल जाता तब तक, या फिर इन द ग्राफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, यानी कि पहली बार परिपक्वन विभाजन के बाद जब ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं तो उस टाइम पे होता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न के बारे में बताना है कि सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न कब होता है किसी भी मेमेलियन ओवम में। सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न, देखो ओवम के हमने दो स्टेजेस होती है डिवीज़न होने की। अगर आप लोग को oogenesis अच्छे से पढ़े होगे तो oogenesis में हमने पढ़ा हुआ है कि पहले उसका डिवीज़न होता है, जब प्यूबर्टी हिट करती है तब तक एक डिवीज़न होता है और वो थोड़े टाइम के लिए फिर पॉज हो जाता है ना। और कब तक के लिए पॉज रहता है कि जब तक कि वहाँ पे
उसका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसका सेकेंडरी जो है, सेकेंड टाइम उसका डिवीज़न होता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनते हैं, है ना। नहीं तो उसके पहले तक वो प्राइमरी oocyte बना के वहाँ पे जो oogenesis का प्रोसेस है वहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए, मतलब जब तक के लिए वहाँ पे कोई और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तब तक के लिए वहाँ पे वो पॉज हो जाता है। तो उसी स्टेजेस को अगर आप लोग रिमाइंड करोगे तो इसका आंसर आप लोग को वहीं पे मिल जाएगा कि जब सेकेंड मैचुरेशन जो है यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कब हो रहा है, वो डिवीज़न कब होता है, कब होता है, क्या वो तब होता है जब वहाँ पे शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि ओवम के फेलोपियन ट्यूब से एंट्री होने के टाइम पे हो जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इस पे तो ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होता, ये तो जब आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के बाद आपका कॉर्पस ल्यूटियम वाली फेज़ भी आती है, उसके बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम जब ब्रेक डाउन होता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेज ये सब चलता ही रहता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर अनटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म, बिल्कुल करेक्ट, यही होगा। जब तक स्पर्म आकर के ओवम को पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं वो क्या है? फॉर्म प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन से पहले ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर गेट इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस 3 days आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन के 3 दिन के बाद जो है यूट्रस में वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, या फिर गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम यूटेराइन एंडोमेट्रियम सिक्रीशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उनका जो सिक्रीशन होता है उससे वो किसी भी पोषण या न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेती हैं, या फिर गेट इम्प्लांटेटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट सेल के द्वारा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो पाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, कैसे बनता है, कौन सी कंडीशन में, इन चारों में से ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए क्या बोला है कि क्या इम्प्लांटेशन से पहले प्लेसेंटा कभी बनता है क्या? प्लेसेंटा तो आफ्टर द इम्प्लांटेशन बनेगा, तो ये तो नहीं होगा। ओवुलेशन के 3 दिन के बाद जो है यूट्रस में कोई भी चीज़ इम्प्लांट होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। ओवुलेशन होता है तो फिर तो पूछो ही मत। अगर ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के बाद तो कॉर्पस ल्यूटियम वाली फेज़ आ गई, वहाँ पे तो पहले फर्टिलाइजेशन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। फिर इम्प्लांटेशन के बाद ही यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो है वो सिक्रीट करके उसे पोषण प्राप्त करने लगती है, तुरंत बाद ऐसा कुछ तो भी नहीं होता है। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं उसके द्वारा एंडोमेट्रियम में उसका इम्प्लांटेशन होता है, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी जब भी ब्लास्टोसिस्ट बनाना है फीमेल के अंदर, ठीक है, ह्यूमन फीमेल के अंदर, तो पहले वो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो क्या करेगी, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वहीं पे क्या होता है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है, और फिर वो एंडोमेट्रियम उसको कवर करके फिर बाद में वो उसको पोषण देने का काम करती है, और फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ऐसे डायरेक्टली कुछ भी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। What is true about the cleavage in fertilized egg in human? मनुष्य में जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें क्लीवेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये बताना है कि क्लीवेज कब होता है। इट स्टार्ट व्हाइल द एग इज इन फैलोपियन ट्यूब, क्लीवेज तब शुरू होता है जब वो फैलोपियन ट्यूब में होता है तब, या फिर
इट स्टार्ट व्हेन एग रिचेस यूट्रस, यानी कि जैसे ही वो एग है यूट्रस तक पहुंच जाता है तब वहाँ पे क्लीवेज होना शुरू होता है। या फिर इट इज़ मेरोब्लास्टिक, यानी कि वो एक तरह का मेरोब्लास्ट होता है। या फिर इट इज़ आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस, यानी कि वो सामान्य माइटोसिस में के ही समान वहाँ पे जो है क्लीवेज का प्रोसेस होता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? कब होता है क्लीवेज शुरू, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे जल्दी से, चलो। देखो क्या बोला है, क्लीवेज के बारे में पूछा है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये तब शुरू होता है जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो होता क्या है, ये आपका यूट्रस हो गया, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस और आपका क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहता है इसको इस्थमस बोलते हैं, है ना, और इसको बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। तो एम्प्यूला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे उसके बाद उसका क्लीवेज तो यहीं पे शुरू हो जाता है ना, इसी ट्यूब के अंदर ही तो क्लीवेज शुरू हो रहा है। तो इस ट्यूब का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में क्या बोला है कि इट स्टार्ट व्हेन द एग रिचेस यूट्रस, यूट्रस में पहुंचने के बाद होता है क्या, नहीं, उसके पहले ही हो जाता है। मीरोब्लास्ट जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता। इट इज़ आइडेंटिकल टू द नॉर्मल माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस जैसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। आज मैं 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ, हमेशा 20 लेके आती हूँ, आज 30 क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम लोग इसका 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इन टीलोसीथियल एग द यॉक इज फाउंड, यानी कि टीलोसीथियल जो एग होता है उसमें जो यॉक होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, ऑल ओवर द एग में होता है, या फिर किसी एक वन साइड में होता है, या बोथ द साइड में होता है, या फिर सेंटर में होता है। यॉक की आपको लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पे होता है। टीलोलिथियल एग की जो लोकेशन है उसमें यॉक की लोकेशन, यॉक क्या है, एक तरह का फ्लूइड है येलोइश कलर का, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है ये बताना है। ऑल ओवर द एग में होती है, या फिर किसी एक साइड में होती है, एग के छोटे से साइड में होती है, या फिर बोथ द साइड, यानी कि दोनों ही साइड में होती है, इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, या फिर एकदम बीचों बीच सेंटर में होती है। किस तरह से इसकी लोकेशन होती है ये बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखेंगे क्या बोला है, टीलोलिथियल एग आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा रहा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। अल्टीमेटली एग को बस याद रखना है, ठीक है। एग यानी कि ओवम की ही बात हो रही है। तो ओवम जब बनता है तो उसमें जो यॉक होता है वो कहाँ पे रहता है, याद रखना, ऑन वन साइड, यानी कि एक साइड में होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्रोसोम रिएक्शन
इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, यानी कि एक्रोसोम, जो स्पर्म में एक्रोसोम का जो रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है ये बताना है। क्या वो कैपेसिटेशन के कारण प्रेरित होता है, या फिर रिलीज ऑफ लाइसिन के कारण होता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, या फिर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन, किसके द्वारा वहाँ पे ट्रिगर होता है या फिर प्रेरित होता है ये बताना है आपको। एक्रोसोम का रिएक्शन किसके द्वारा ट्रिगर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। तो देखो क्या हो जाएगा, पूछा है क्या कि एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, यानी कि स्पर्म के साथ जो एक्रोसोम का रिएक्शन होता है वो किसके कारण ट्रिगर होता है। तो कैपेसिटेशन यानी कि इससे कुछ तो भी नहीं होगा, लाइसिन से भी नहीं होता, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। सोडियम आयन जैसे ही प्रवेश करता है ना तो वो प्रेरित हो जाता है अभिक्रिया करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ डिवीजन विच इज, कैसा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का डिवीजन बताइए। क्या वो हॉरिजॉन्टल होता है, या फिर पार्शियल होता है, या फिर टोटल यानी कि पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, या फिर स्पाइरल यानी कि थोड़ा सर्पिल टाइप का होता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज अ डिवीजन विच इज, क्या बताना है, मीरोब्लास्टिक का जो क्लीवेज का विभाजन होता है वो कैसे होता है। क्या वो हॉरिजेंटल यानी कि इस प्रकार से क्षैतिज होगा, या फिर पार्शियल होगा यानी कि थोड़ा सा बिल्कुल नहीं के बराबर इतना सा छोटू सा, या फिर पूर्ण रूप से पूरी तरह से ये विभाजित होकर ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, या फिर स्पाइरल होता है यानी कि कहीं पे उबड़ खाबड़ इस तरह से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। किस तरह से इसमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, मीरोब्लास्टिक की बात हो रही है ना। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग का कमेंट मुझे लेट से मिल रहा है, अभी 22 का आंसर दिख रहा है मुझे। रागिनी जी, पुष्पा जी, चलिए बताइए क्या हो जाएगा 23 का आंसर। तो देखो क्या होता है, मीरोब्लास्टिक का जो क्लीवेज होता है याद रखना हमेशा पार्शियल होता है, ठीक है। कैसा होता है, आंशिक रूप से होता है, पार्शियली होता है, हॉरिजॉन्टल, टोटल या स्पाइरल कभी भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, यानी कि सामान्य जो गर्भवती महिला है उसमें गोनेडोट्रोपिन की क्रिया का सही वर्णन करने वाला विकल्प कौन सा है, ये आपको चूज करना है। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, या फिर हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, या फिर हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या लास्ट पूछ रहा है हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि FSH और LH का बहुत ज़्यादा उच्च स्तर एंडोमेट्रियम को मोटा करने के लिए उत्तेजित करता है, या फिर FSH और LH का उच्च स्तर जो एम्ब्रियो है उसके इम्प्लांटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर HCG का जब बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर सिक्रीशन होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को ये प्रेरित करता है, या फिर HCG जब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है तो एंडोमेट्रियम को मोटा करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ये पूछा है
कि गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी यानी कि GnRH के बारे में पूछ रहा है कि गोनेडोट्रोपिन की जो एक्टिविटी है नॉर्मल अगर कोई फीमेल नॉर्मली प्रेग्नेंट है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंजेस होते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जैसे नॉर्मली होता है, तो उस टाइम पे उसमें कौन कौन सी चेंजेस होते हैं, क्या वहाँ पे FSH-LH का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो मोटी होना शुरू हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ FSH-LH होने की वजह से वहाँ पे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो पाता है, या फिर HCG का बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है जिससे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस जो है वो उत्तेजित होने लगती है यानी कि स्टिमुलेट होने लगती है, या फिर HCG का लेवल हाई होने की वजह से एंडोमेट्रियम वहाँ पे थिक होती है। क्या कारण होता है वहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर पुष्पा जी बी बोल रहे हो, गलत है, बी तो नहीं होगा। इम्प्लांटेशन में कैसे ये आपको हेल्प करेगा ना, ऑलरेडी वो तो प्रेग्नेंट है फीमेल, तो प्रेग्नेंट कब होगी जब ऑलरेडी वो इम्प्लांट हो चुका है, इसीलिए वो प्रेग्नेंट है ना। तो FSH-LH का हाई लेवल और उससे फिर वो इम्प्लांटेशन में हेल्प होना ऐसा तो इसमें नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब HCG का लेवल हाई होता है तो वहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस जो है वो भी स्टिमुलेट होने लगती है। ठीक है, HCG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो जो प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस होती है ना वो इसी हार्मोन से होती है। अगर किसी फीमेल के में HCG हार्मोन रिलीज़ हो रहा है दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है, बाकी टाइम पे ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होता है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कार्य जो नहीं है वो बताना है। क्या ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर बोल रहा है सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी कि पार्चुरेशन के टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायक होता है, या फिर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें से कौन सा काम प्लेसेंटा का नहीं है वो बताना है। ठीक है, 3 तो हैं लेकिन इनमें से कोई एक है जो वो काम प्लेसेंटा नहीं करता, और वो कौन सा है ये आपको बताना है। 25 का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइए। का सी पुष्पा जी ये पूछा है कार्य नहीं है, जो कार्य है ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो प्लेसेंटा मतलब क्या होता है, जो कि एम्ब्रियो है, ठीक है, इस एम्ब्रियो को मदर के साथ जॉइंट करके जो रखा है, किसके हेल्प से, अम्बिलिकल कॉर्ड के हेल्प से, अम्बिलिकल कॉर्ड के हेल्प से जो जोड़ के रखता है मदर और फीटस को एक दूसरे से, उसको हम लोग प्लेसेंटा बोल देते हैं। और प्लेसेंटा करता क्या है, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का काम करता है, तो बिल्कुल करता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति करने के लिए भी सहायक होता है, एस्ट्रोजन का स्त्रावण भी करता है, लेकिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, यानी कि जब एक्चुअल में बेबी की डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रीट प्लेसेंटा नहीं करता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का काम तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का होता है। ठीक है, तो ये नहीं करेंगी, कौन करेगा, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी, तो प्लेसेंटा का काम नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व अंडर ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि भ्रूण की पहली गतिविधि यानी कि जो हलचल होती है और उसके सिर पे बालों का दिखाई देना सामान्य गर्भावस्था के कौन से मंथ में देखा जाता है? क्या वो 4th मंथ में दिखता है, 5th मंथ में, 6th या फिर 3rd मंथ में? कौन से मंथ में ये चीज़ नज़र आती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। कौन से मंथ में मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी बम्स, है ना, पहली बार जब वो लात मारता है पेट में, तो कौन से मंथ में ये चीज़ पहली बार फील होती है और किसमें? उसके बालों में जो है हेयर, मतलब बालों में नहीं, सॉरी, उसके सर में बाल आ जाते हैं। ठीक है, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ पता नहीं। ठीक है, सर में जो है उसके बाल दिखाई देने लगते हैं। कौन से मंथ में होता है? क्या 4th, 5th, 6th या फिर 3rd मंथ? कौन से मंथ में होगा बताइए करेक्ट आंसर। चलिए, रागिनी जी का करेक्ट आंसर आ गया है, पुष्पा जी भी करेक्ट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही, 5th मंथ में ये चीज़ होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? क्या HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन होता है? HCG, HPL एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन होता है? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, या फिर HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखो, ऑक्सीटोसिन को तो यहाँ पे हटा ही दो, तो इसको तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर देती हूँ, उसके पहले वाले में अपन ने किया। बाकी 3 में कौन होगा ये बताओ, ACD में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम दिमाग में सोच के बताओ ना, प्लेसेंटा के द्वारा बोल रहा है यहाँ पे सिक्रीट होता है। तो क्या देखो, HCG तो सभी में कॉमन है, ठीक है। अब ये बताना है HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, या फिर HPL, प्रोजेस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन, या फिर HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 चलिए आंसर करेंगे फटाक से। तो देखो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। HCG का सिक्रीशन प्लेसेंटा से होता है, HPL का भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी होता है और एस्ट्रोजन का भी होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। प्रोलैक्टिन तो आपका लैक्टेशन पीरियड में सिक्रीट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब आ गया आपका असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन, जो कि आजकल फैशन में है ना, ट्रेंड में है। चलिए देखते हैं। देखो स्टेटमेंट 1 बोलता है प्राइमरी oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle, यानी कि प्राथमिक अंडाणु यानी कि प्राइमरी oocyte जो है ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिर जाता है सॉरी, और उसे प्राथमिक फॉलिकल कहा जाता है, नहीं प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सेकेंडरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कॉल्ड एंट्रम, यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ द्रव से भरी हुई खाली जगह कैविटी होती है, उसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है? क्या कथन 1 और 2 दोनों सही हैं? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, या फिर 1 और 2 दोनों ही गलत हैं? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। प्राइमरी oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called the primary follicle, या फिर the secondary follicle is characterized by fluid filled cavity which is called antrum। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28
आपको यहाँ से सही स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसका आंसर करने आना चाहिए। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। देखो पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो जब आप लोग को कॉर्पस ल्यूटियम वाली फेज इस ओवरी के अंदर की जो स्टेजेस, फॉलिकल स्टेज आपको अगर याद होगी, तो उसमें प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनता है। यहाँ पे एक प्राइमरी oocyte रहता है, वो डिवीज़न करता है, उसके चारों तरफ एक सेल की लेयर आ जाती है, जो कि सेल कैसी रहती है, पहले फ्लैट फॉर्म में रहती है, बाद में कॉलम शेप की बन जाती है। तो वो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, एक फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिर, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, स्टेटमेंट 1 तो सही बोल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है उसका कैरेक्टर क्या है कि उसमें एक कैविटी पाई जाती है और वो कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग एंट्रम बोल देते हैं। तो भाई जो एंट्रम फ्लूइड फिल वाली कैविटी है, जब फाइनली ये बनता है इस प्रकार से कुछ, है ना, ये ऐसा यहाँ पे आपका सेकेंडरी oocyte ये बनता है। जो प्राइमरी आपका फॉलिकल है वही आगे चल के डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है और उसके चारों तरफ इस प्रकार से एक लेयर बन जाती है ना, और ये खाली जगह जो एंट्रम कहलाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं? नहीं बोलते, इसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया, तो सेकेंडरी फॉलिकल तो हमारा प्राइमरी oocyte ही है ना। प्राइमरी oocyte आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी oocyte से, और वही सेकेंडरी oocyte हमारा सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है, जो कि सराउंडेड रहता है बहुत सारी ग्रेन्युलोसा सेल से, और ग्रेन्युलोसा सेल और साथ में फ्लूइड जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। यही ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के क्या करेगा? ओवल्यूशन करेगा, और ओवल्यूशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम यानी कॉर्पल फेज आ जाएगी, है ना। इसके बाद यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? ओवल्यूशन कर देता है, ओवम को रिलीज कर देता है, फिर यहाँ से आपकी ल्यूटियल फेज चालू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन बोलता है द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला, यानी कि 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला जो भ्रूण होता है उसको हम लोग मोरुला के नाम से जानते हैं। रीजन बोल रहे हैं मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड द ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि मोरुला लगातार विभाजित होकर ट्रोफोब्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक स्टेटमेंट गलत है दूसरा सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीज़न उसका सही नहीं है, या फिर कुछ भी सही नहीं है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 29 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दीजिए। एम्ब्रियो का 8 से 16 सेल वाला जो स्टेज होता है ब्लास्टोमियर का, उसको हम लोग मोरुला बोलते हैं। या दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मोरुला ही लगातार डिवीज़न करके ट्रोफोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। क्या दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं? क्या दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखो, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। तो वहीं पे सबसे पहले वो जो सेल क्लीवेज होता है, तो याद रखना पहले 2 सेल बनती है, 2 से 4 हो जाती है, 4 से वो 8 हो जाती है, और 8 से फिर वो 16 हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो जब वो 16 हो जाती हैं, ठीक है, तो जब 16 हो जाती है तो इस 8 से 16 होने वाली स्टेज को हम लोग मोरुला बोलते हैं।
ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1। लेकिन मोरूला कंटिन्यू डिवाइड होकर के ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मोरूला आगे चल के फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, ऐसे उसका डिवीजन होगा, डायरेक्ट ट्रोफोब्लास्ट वहाँ पे नहीं बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, या ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद आज हम अपनी क्लास ख़त्म करेंगे। फिर अगली क्लास हम करेंगे कब? ब्रेक के बाद, यानी कि आज मंडे है, ट्यूसडे वेंसडे को हमारी अगली क्लास होगी, उसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग क्लास में लाइव रहिएगा ताकि आप लोग को क्लास का फ़ायदा हो सके। कुछ भी उसके रिगार्डिंग अगर डाउट हो तो आप उसी क्लास में तुरंत वहाँ पे क्लियर कर सको। ठीक है, तो कोशिश करना कि क्लास में आप लोग लाइव जुड़ेंगे। इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 आंसर करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनफंडिबुलम इज फनल शेप पार्ट क्लोजर टू ओवरी, यानी कि इनफंडिबुलम अंडाशय के पास स्थित एक फनल के आकार का भाग होता है। रीजन बोल रहे हैं द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, यानी कि इनफंडिबुलम के किनारे अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को एकत्र करने में सहायता करते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर? इनफंडिबुलम जो है वो फनल शेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी के एकदम पास में दिखाई देता है, और जो इनफंडिबुलम के किनारे होते हैं, कॉर्नर वाला हिस्सा है ना किनारे, तो वो क्या करता है? ओवम को ओवल्यूशन के बाद कलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे ओवल्यूशन ओवरी में हो जाता है तो वहाँ से ओवम को वो कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं? क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। पुष्पा जी 30 का क्या बोल रहे हो? ए, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए एक बार और सोचिए, अच्छे से सोच लीजिए। देखो ये होता है आपका यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे हो गई फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया इसका फनल शेप का इनफंडिबुलम, ठीक है, यहीं पे अटैच होती है ओवरी, ओवरी में बन रहा है ओवम, ठीक है। ओवम को पकड़ने के लिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं फिम्ब्री, ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं फिम्ब्री, ठीक है। तो क्या बोला? फनल शेप पार्ट होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, फनल शेप होता है और जो कि ओवरी के जस्ट पास में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके जो किनारे होते हैं वो ओवम को कलेक्ट करने में, देखो इसका किनारा यानी कि फिम्ब्री, और ये क्या करता है? आसानी से ओवम को यहाँ से कलेक्ट कर लेता है, तो ये भी सही है। लेकिन क्या स्टेटमेंट 1 का सही व्याख्या कर रहा है? क्या इसका ओवम को कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उससे इसके शेप का कोई लेना देना है, या ओवरी के पास रहने का कोई लेना देना है? क्या नहीं, ये स्टेटमेंट अपने आप में डिफरेंट चीज़ बात कर रहा है, ये शेप वगैरह की बात कर रहा है और ये अपने कार्य की बात कर रहा है। तो दोनों अपने आप में अलग अलग स्टेटमेंट हैं, भले दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हो रही है बात? देखो पहला स्टेटमेंट उसके आकार के बारे में बात कर रहा है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट उसके कार्य के बारे में बात कर रहा है। तो आकार अलग चीज़ हो जाती है और कार्य करना अलग बात हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की अपनी व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें उसका रीज़न वहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे बिकॉज लगा के देखा करो, ठीक है, कि उसका फनल शेप होता है बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे उसके एजेसेस यानी कि उसके जो किनारे हैं वो उसको कलेक्शन करने में हेल्प करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, उसका फनल शेप होना वो अलग चीज़ है और उसका कलेक्शन करना वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है और किसी भी क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ साधे पीएससी एकेडमी में, और भी लोगों को आप इन्फॉर्म करते रहिए कि हमारी क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, आपके सखा मित्र बंधु साथी, उनको आप बता सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम तो होता नहीं है। ठीक है, तो करते हैं समापन आज की क्लास का, और मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। कब मिलेंगे? वेंसडे को। ठीक है, किसी को कोई डाउट क्लास के रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह हमारी क्लास में जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।